डीएसए में लिंक लिस्ट का सबसे बेसिक टॉपिक हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट या फिर हाउ टू क्रिएट अ नोड इन अ लिंक लिस्ट। सो गाइज वेलकम बैक टू सीखो विद इशिका एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम सी के कोड को इम्प्लीमेंट करते हुए सीखेंगे कि हम नोड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनको कैसे लिंक कर सकते हैं पूरी एक लिंक लिस्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हमारे सी कोड का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने से। तो सी के अंदर जब भी हम एक हमारा बेसिक कोड लिखते हैं तो उस कोड के अंदर सबसे पहले जो भी आता है वो होता है हेडर फाइल्स एंड उन हेडर फाइल्स को हम इंक्लूड करते हैं यूजिंग हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जिनको हम हैशटैग इंक्लूड कहते हैं, राइट। एंड उसके साथ में हम इंक्लूड करते हैं हमारी कुछ हेडर फाइल्स, जैसे कि इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे stdio.h जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम लोग printf या scanf जैसे फंक्शंस जो कि हमारे इनपुट आउटपुट के लिए काम आते हैं उनको यूज़ कर सकें। देन सेकेंड हमारी हेडर फाइल जो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे वो होगी stdlib.h और ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम malloc जैसे फंक्शंस को यूज़ कर सकें। अब malloc फंक्शन क्या होता है, अगर मैं रिकॉल कराऊँ आपको तो malloc फंक्शन यूज़ आता है मेमोरी एलोकेशन के लिए, राइट। कि जब भी हमें किसी एक स्ट्रक्चर को या किसी चीज़ को मेमोरी एलोकेट करनी है तो उसके लिए हम malloc फंक्शन यूज़ करते हैं। तो उसको इनेबल करने के लिए हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हमारी हेडर फाइल stdlib.h को। एंड उसी के साथ में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट करना, जहाँ से हमारा बेसिक एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना एंड उसके लास्ट में हम इसको ख़त्म करते हैं विथ रिटर्न 0। ये तो हो गया हमारा एक सी का एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब बात आती है जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट हाउ टू क्रिएट नोड्स। तो लिंक लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स को नोड्स के अंदर ही स्टोर कराते थे। वो नोड जो कि कंटेन करता है दो पार्ट्स, एक पार्ट होता है डेटा वाला यानी कि जिसके अंदर एक्चुअल वैल्यू रहती है और उसी के साथ में दूसरा पार्ट होता है नेक्स्ट जो कि होता है पॉइंटर, वो पार्ट जिसके अंदर हम अगले नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। तो हमारा जो नोड होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर में, राइट। और ये पूरा जो है एक सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। तो अब प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम लोग नोड क्रिएट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर मैं कहूँ हम उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसको यूज़ करके हमें जब जब नोड क्रिएट करना है तो हम उसको क्रिएट करेंगे उसके बेसिस पे, उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम उस नोड के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर डेटा टाइप इटसेल्फ, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा टाइप ही क्यों? स्ट्रक्चर डेटा टाइप जो है सबसे पहले तो समझो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उनके डेटा मेम्बर्स को एक साथ एक जगह रख सकें। यानी कि जो अलग अलग तरीके के डेटा टाइप के जो मेम्बर्स हैं ना, जो डेटा है उन सबको हम इकट्ठा करके एक साथ रख सकें। सी के अंदर ये हमें अलाउ करता है स्ट्रक्चर नाम का डेटा टाइप, राइट, जो कि एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का और उसके साथ में हम आगे लिखते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम, जो नाम हमें उसको देना है। तो यहाँ पे हम देते हैं नाम इसको नोड, राइट। एंड इसको हम कंप्लीट करते हैं विथ सेमीकोलन। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा नोड का पूरा ब्लूप्रिंट है जैसा वो दिखता है वो हम लिखेंगे। क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके अंदर? सबसे पहला पार्ट होता है डेटा का। इस डेटा को हम मान लेते हैं कि जो हम डेटा डालने वाले हैं वो इंट टाइप का होगा। तो इंट डेटा से हमने डेटा पार्ट को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसी के बाद में हमारा नेक्स्ट होता है नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट। तो यहाँ पे हम बनाते हैं पॉइंटर जिसको हम नाम दे देते हैं नेक्स्ट और इस नेक्स्ट के अंदर क्या स्टोर होगा? अगले नोड का मेमोरी एड्रेस। तो अब यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? यहाँ पे इसका डेटा टाइप हम लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड ही। इस लाइन को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले तो देखो एस्ट्रिक और ये नेक्स्ट मिलके बनाता है कि एक पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नाम का है और यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड क्या बता रहा है कि वो जो पॉइंटर है वो किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो जो वो पॉइंटर है वो क्या स्टोर कर रहा है? वो मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा है अगले नोड का। और वो नोड बिल्कुल कैसा दिखता है? वो नोड बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसका डेटा टाइप माना है स्ट्रक्ट नोड। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने एक स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब हम यूज़र से इनपुट लें, यूज़र से पूछें हम कि उसको एक तो कितने नोड्स क्रिएट करवाने हैं, सेकेंडली उन नोड्स के अंदर उनको क्या क्या वैल्यू इनपुट लेनी है, राइट। तो सबसे पहले तो हम यूज़र से यहाँ पूछेंगे कि आपको कितने नोड्स क्रिएट कराने हैं और उसके लिए हम यूज़ करेंगे printf फंक्शन का। उसके अंदर हम लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ nodes you want to
क्रिएट। ओके, ये तो हो गया। अब उसके बाद यूज़र के इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनफ फंक्शन का। स्कैनफ फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं %d, जो कि बताता है वो वैल्यू जो कि यूज़र इनपुट करने वाला है, राइट। अब देखो, जो यूज़र इनपुट करेगा उसको हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम डेटा टाइप ले लेते हैं और उस वेरिएबल का नाम देते हैं n, राइट। तो अब ये जो नंबर ऑफ़ नोड्स वो हमें बताएगा वो हम स्टोर करेंगे किस में, n नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इस तरीके से जो भी यूज़र हमें इनपुट देगा वो स्टोर हो जाएगा n नाम के वेरिएबल के अंदर। अब उसी के साथ में हमें हर नोड की डेटा वैल्यू भी स्टोर करानी है। तो अब देखो, फॉर सपोज उसके अगर यूज़र ने कहा कि उसको 3 नोड्स चाहिए लिंक लिस्ट के अंदर, तो हमें तीनों नोड्स की साइमल्टेनियसली वैल्यू को इनपुट कराना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे लूप्स का, और वो लूप ये होगा यहाँ पे फॉर लूप, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप का, जिसके अंदर हम एक इटरेटिंग वेरिएबल ले लेते हैं int i, राइट, जो कि इनिशियलाइज होगा विथ 1 और कब तक चलेगा, टिल इट इज लेस देन और इक्वल टू n, एंड ये हर स्टेप पे इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इसके साथ में हम हर एक इटरेशन पे यूज़र से हर एक नोड की डेटा वैल्यू लेते जाएंगे। हम यूज़ करेंगे printf का और यूज़र से पूछेंगे कि आप वैल्यू एंटर करो नोड की, एंटर द वैल्यू, ओके। एंड उस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए अगेन हमें एक और वेरिएबल लगेगा जिसको हम मान लेते हैं वैल्यू नाम से ही, राइट, जिसके अंदर हम उस वैल्यू को स्टोर कराने वाले हैं। तो अब यहाँ पे एंटर कराने के लिए हम यूज़ करेंगे स्कैनफ फंक्शन का। उसके अंदर अगेन हम लिखेंगे %d इन डबल कोट्स एंड उसके बाद में इसको स्टोर करा देंगे वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर। ये प्रोसेस हो गया। अब देखो, हमने वैल्यू एंटर करा ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है कि उस वैल्यू को एंटर कराने के साथ साथ हम एक नोड क्रिएट करके उसके अंदर उस वैल्यू को डाल दें। तो यानी कि हमारा नेक्स्ट मोस्ट स्टेप क्या है कि अब हम नोड को एक्चुअल में क्रिएट कराएं, राइट। ये जो हमने अभी स्ट्रक्चर नोड ये सब करा, ये क्या था, ये इसको हम मानते हैं एज अ ब्लूप्रिंट कि इसी को यूज़ करके हम हर बार हमारा नोड को क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी भी स्टिल एक्चुअल में नोड क्रिएट नहीं हुआ है। तो अब हमें उस स्टेप की तरफ बढ़ना है। उसके लिए हम बनाते हैं एक अलग से फंक्शन इंट मेन के बाहर में, जिसको हम नाम दे देते हैं क्रिएट नोड का, राइट। एंड उसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं इंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम जो है नोड क्रिएट करने के साथ ही वैल्यू को एंटर करा देंगे। अब यहाँ पे फंक्शन के साथ साथ ज़रूरी है क्या, उसका डेटा टाइप, राइट, कि वो लास्ट में रिटर्न क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड और ये पॉइंटर फंक्शन मान लो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के अंदर ये जो फंक्शन है क्रिएट नोड नाम का, ये हमें रिटर्न करेगा एक पॉइंटर ही, ठीक है। वो पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा होगा हमारे नए नोड की तरफ, राइट। बेसिकली हम एक पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न कराएंगे इससे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे नए नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसका डेटा टाइप में लिखा है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। क्यों? क्योंकि वो पॉइंटर वेरिएबल जो हम रिटर्न कराने वाले हैं वो भी किस तरफ पॉइंट करेगा, वो भी पॉइंट करेगा कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर की तरफ, इसलिए। तो अब क्रिएट नोड के अंदर सबसे पहला, जैसे कि मैंने बोला कि हम एक नए नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर कराने वाले हैं, तो वो मेमोरी एड्रेस स्टोर कराने के लिए हम बना लेते हैं हमारा पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, और उसको हम नाम दे देते हैं न्यू नोड का, राइट। एंड अब उस न्यू नोड के अंदर हम जो है हमारे नए नोड का मेमोरी एड्रेस डालेंगे। तो क्या होगा, न्यू नोड इक्वल टू, अब देखो मेमोरी एड्रेस डालेंगे तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके मेमोरी एलोकेशन करेंगे, और मेमोरी एलोकेशन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मेलॉक फंक्शन का, राइट। तो हमने यहाँ पे यूज़ करा मेलॉक फंक्शन, जिससे हम बोल रहे हैं कि आप मेमोरी एलोकेट करो एक इस टाइप के स्ट्रक्चर को, ठीक है, यानी कि मेमोरी एलोकेट करो स्ट्रक्ट नोड को, एंड किस बेसिस पे, उसके साइज़ के बेसिस पे, जो भी उसका साइज़ होगा। अब देखो यहाँ पे साइज़ जो है वो वेरी कर जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसके अंदर हम इंट डेटा ले रहे हैं, राइट। तो इंट का साइज़ होता है, हम रफली मान लेते हैं 4, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट लिया हमने, हम मान लेते हैं कि ये जो है 8 बाइट्स लेगा, तो रफली इसका साइज़ जो है वो 12 हो गया। लेकिन पॉसिबल है कि इसकी जगह कुछ और भी साइज़ ये ऑक्यूपाई कर सकता है, तो वो जो है पूरा काम हम छोड़ देते हैं
कंपाइलर पे कि वो ही डिसाइड करे ये सब चीज़ें। तो हम जो है यहाँ पे सीधा सीधा कहेंगे कि हम मेमोरी एलोकेट कराएंगे स्ट्रक्ट नोड के साइज़ के बेसिस पे, राइट, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली malloc फंक्शन से पहले हम यूज़ करेंगे टाइप कास्टिंग। ठीक है, हम जो malloc फंक्शन रिटर्न करेगा उसको टाइप कास्ट कर देंगे इनटू नो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। ठीक है, क्योंकि एक malloc जो रिटर्न करेगा हमें जो मेमोरी एलोकेटेड वैल्यू वो कुछ वॉइड के अंदर होगी, है ना, लेकिन हमें चाहिए किस फॉर्म में, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो भी स्टोर होने वाला है वो पॉइंट किसको करेगा, एक स्ट्रक्चर को जो कि बिल्कुल इसके जैसा है, राइट। तो ये किस लिए होता है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर वाली चीज़, ये होता है टाइप कास्टिंग के लिए। ये हमारा हो गया कि हमने जो है स्ट्रक्चर को यूज़ करके मेमोरी एलोकेट कर दी उसके साइज़ के बेसिस पे, एंड उस मेमोरी को हमने स्टोर करा दिया न्यू नोड नाम के एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। अब न्यू नोड के थ्रू जाके हम जो है एक्सेस करेंगे उसके डेटा पार्ट को और उसके अंदर स्टोर करा देंगे क्या, वैल्यू। और इसी के साथ में न्यू नोड के थ्रू जाके हम उसके नेक्स्ट के अंदर स्टोर करा देते हैं फ़िलहाल नल, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि अब उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कुछ नहीं है। मतलब हम जैसे जैसे नया नोड क्रिएट कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि उसका नेक्स्ट पार्ट अभी नल है, यानी कि आगे वो किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा है करंटली। एंड इसी के साथ में हम जो है लास्ट के अंदर रिटर्न करा देंगे क्या, न्यू नोड को। तो ये तो हो गया हमारा एक फंक्शन जिसके अंदर हम हमारे नोड को क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो इंट मेन के अंदर हम एक चीज़ भूल गए कि हमने नोड क्रिएट करने के लिए फंक्शन तो बना लिया, लेकिन लिंक लिस्ट जहाँ से स्टार्ट होती है वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर जहाँ पे हमारे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर कराते हैं, राइट। तो हम इसके अंदर सबसे पहले हेड पॉइंटर को डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे। वो कैसे होगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड, ठीक है, एंड उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं विथ नल। इस लाइन का ये मतलब है कि हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हेड है, जो कि वैल्यू स्टोर करेगा ऐसी जो कि पॉइंट कर रहा होगा स्ट्रक्ट नोड की जैसी किसी स्ट्रक्चर पे, राइट। और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया विथ नल, कि एक बार हम इनिशियली मान रहे हैं कि हेड के अंदर कुछ भी नहीं है, वो नल है। अगर हम इसको नल नहीं लिखेंगे तो कुछ केसेस में पॉसिबल है कि वो गार्बेज वैल्यू स्टोर कर ले, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे नल से इसको इनिशियलाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बन गया फंक्शन, लेकिन अगर हम हमारे इंट मेन के अंदर वापस आए तो यहाँ पे जहाँ हमने कोड को छोड़ा था, दैट इज़ कि यूज़र से वैल्यू लेने के बाद अब आगे क्या, इंट मेन के अंदर ही सारा एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाहर तो आप कुछ मानोगे नहीं, राइट। तो इस फंक्शन को हमें इंट मेन के अंदर कहीं कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं न्यू नोड इक्वल टू क्रिएट नोड, उसके अंदर डालेंगे वैल्यू। इंट मेन के अंदर भी बना लेते हैं एक न्यू नोड नाम का पॉइंटर वेरिएबल, तो हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं न्यू नोड से। ये न्यू नोड क्या करेगा, ये न्यू नोड अगेन जो क्रिएट नोड नाम के फंक्शन ने जो हमें वैल्यू रिटर्न करी है ना, उसी को ही हम स्टोर करा रहे हैं यहाँ पे भी न्यू नोड के अंदर। तो बेसिकली इंट मेन के अंदर भी न्यू नोड का क्या रोल रहेगा कि वो हमारे नए नोड का मेमोरी एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो अब आगे ये कि हमारे पास दो केसेस आते हैं। पहला केस जिसके अंदर स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट है, यानी कि जब हेड भी नल है, हेड नल होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि अभी तक लिंक लिस्ट के अंदर एक भी नोड इंसर्ट नहीं हुआ है। तो एक केस तो ये हो गया कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है। दूसरा केस ये हो गया कि लिंक लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स डले हुए हैं, कुछ नोड्स अभी हैं और हमें उसके बाद में नोड्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे जो है हम इफ एल्स की मदद से इन केसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला केस तो ये कि अगर लिंक लिस्ट हमारी पूरी खाली है, जिसको हम दिखाएंगे किसकी मदद से, कंडीशन से कि क्या हेड इक्वल टू नल है। अगर हेड इक्वल टू नल है तो हमारा सीधा काम क्या होगा कि हमारा जो नया नोड है उसको हम डाल देंगे किसके अंदर, हेड के अंदर, ठीक है। तो ये जो नए नोड नाम का हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर हमारे जो एक्चुअल वाला न्यू नोड है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है, तो हम उसको डाल देंगे किसके अंदर, हम उसको असाइन कर देंगे हेड के अंदर। अब एल्स केस के अंदर हम क्या दिमाग लगा सकते हैं कि जो आखिरी नोड होगा उसके नेक्स्ट पार्ट में जाके आप जो है न्यू नोड की वैल्यू डाल दो, पर लेकिन हमें वो लास्ट नोड मिलेगा कैसे, तो वो ट्रैक रखने के लिए अब हम एक और पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करेंगे जिसको हम कहेंगे टेम्प नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया टेम्प, एंड उसको भी अगेन हम इनिशियलाइज करेंगे विथ नल, राइट। एंड यहाँ पे जब हमने हेड क्रिएट करा था तो हेड क्रिएट करते टाइम ही हम जो है कह देते हैं कि टेम्प के अंदर भी जो है आप स्टोर करो
न्यू नोड को, यानी कि नए नोड की जो भी वैल्यू है उसको आप टेम्प के अंदर स्टोर कर दो। अब करंट सिचुएशन क्या हो गई कि हेड और टेम्प दोनों ही पॉइंटर वेरिएबल्स जो हैं वो पॉइंट करेंगे नए नोड की तरफ, राइट। तो अब टेम्प की मदद से जो है हम हमारे लास्ट नोड का ट्रैक रख सकते हैं, राइट, कि ये जो है अपने आप बढ़ता जाएगा। तो अब देखो एल्स के अंदर क्या होगा, एल्स के अंदर सिंपली हम टेम्प की मदद से एक्सेस करेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट को, और उसके अंदर हम डाल देंगे हमारा न्यू नोड। यानी कि अब जो एल्स वाला पार्ट है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड्स हैं, तो उसके अंदर जो लास्ट नोड होगा जिसकी तरफ टेम्प पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट के अंदर हमने डाल दिया अगले नए नोड का मेमोरी एड्रेस को, राइट। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब जो नया नोड बना है उसको आप डाल दो टेम्प के अंदर, यानी कि अब टेम्प भी अपडेट हो जाएगा इस चीज़ से कि करंटली अब जो टेम्प है वो अपडेट होके लास्ट नोड की तरफ, यानी कि जो नया नोड ऐड हुआ था उसकी तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब इसके बाद आता है कि अब हमें लिंक लिस्ट को प्रिंट भी कराना होगा भाई। पहले तो हम लिख लेते हैं प्रिंट एफ लिंक्ड लिस्ट, एंड अब ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कराने के लिए भी हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम इंट मेन में इधर कॉल करा देंगे प्रिंट एफ के नीचे, राइट। तो अब हम यहाँ पे हमारा एक और फंक्शन बना लेते हैं क्विकली, जिसका नाम हम देंगे ट्रैवर्स, राइट, और उसका रिटर्न टाइप हम वॉइड ही रखेंगे, ठीक है, ट्रैवर्स। अब इसके अंदर पैरामीटर हम क्या पास करने वाले हैं, वो होगा हमारा हेड। क्यों? क्योंकि पूरी कहानी हेड से स्टार्ट होगी, राइट। हेड से आप ट्रैवर्स करते हुए जाओगे, हेड स्टार्टिंग पॉइंट होता है लिंक लिस्ट का, तो इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड। अब ट्रैवर्सिंग के अंदर जो है हम ट्रैवर्स करने के लिए एक और हम डुप्लीकेट पॉइंटर वेरिएबल को बना लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं टेम्प, इधर जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प, और उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा देते हैं हेड। इससे क्या होगा कि हेड जो है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू लूज़ नहीं करेगा कोई भी केस के अंदर। हम यूज़ करेंगे टेम्प पॉइंटर वेरिएबल को पूरा ट्रैवर्स करने के लिए, राइट। तो अब हेड और टेम्प जो है एक जगह पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड की तरफ। तो अब पूरा ट्रैवर्स कराना है तो हमें लगाना पड़ेगा एक लूप, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रिपीटिशन। तो हम लगाते हैं वाइल लूप, ठीक है, और उस वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन डालते हैं कि आप लूप तब तक चलाओ जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। अब इसका क्या मतलब है नॉट इक्वल टू नल है, कि देखो जब जब टेम्प जो है वो नल हो जाएगा तो यानी कि उसका मतलब है कि आप लिंक लिस्ट के एंड तक पहुंच चुके हो। तो प्रिंट एफ के अंदर सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे टेम्प के थ्रू एक्सेस करते हुए डेटा को, राइट। तो यहाँ हमने लिख दिया %d, ठीक है, एंड उसी के साथ में हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं टेम्प के थ्रू एक्सेस करके डेटा को। अब उसी के साथ में हमें टेम्प को अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है नेक्स्ट स्टेप यही करेंगे कि टेम्प के अंदर डाल देंगे टेम्प का नेक्स्ट। दैट मीन्स कि जो अगले नोड का वैल्यू है उसको आप स्टोर करा दो टेम्प के अंदर। तो अब करंटली टेम्प जो है वो पॉइंट करेगा किसकी तरफ, अगले नोड की तरफ, और ये लूप जो है वो बार बार चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जैसे ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो हम एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे डाल देते हैं नल, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है वो ख़त्म हो गई है, ओके। और यहाँ पे इंट मेन के अंदर हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं हमारे ट्रैवर्स फंक्शन को, जिसके अंदर हम डालते हैं हेड। अब देखते हैं हमारा ये कोड चलता है नहीं चलता है, ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। माय गॉड, एरर, ओके। तो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं लगाया, आई एम सो सॉरी। अब इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ़ नोड्स हम डालते हैं 3। तो अब ये हमसे हमारी वैल्यू पूछ रहा है तो हम एंटर कर देते हैं 23। अगेन वैल्यू पूछ रहा है 34, अगेन वैल्यू पूछ रहा है 45। तो लिंक लिस्ट यहाँ पे हमारी इसने प्रिंट करके दे दी है। चीज़ नोटिस करो कि आउटपुट के अंदर थोड़ी सी हमें गड़बड़ दिख रही है। वो क्या कि ये बार बार हमसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू। तो यार ये तो कन्फ्यूजन है, तो हम एक चेंज करते हैं इसके अंदर कि हम एंटर द वैल्यू फॉर नोड और उसके आगे उसका नंबर लिखते हैं कि कौन से नोड की बात कर रहे हो भैया आप, ये तो बताओ, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे अब रन करके देखते हैं। तो मैं बोलती हूँ मुझे 3 नोट्स चाहिए, 10, 20 एंड 30। यस, करेक्ट। तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना सीख लिया फाइनली, राइट। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा लगे, लेकिन अगर इसको पार्ट्स में देख देख के आप खुद इंप्लीमेंट करोगे ना, आई प्रॉमिस आपको ये बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि ये मैंने जिस तरीके से अपने टाइम सीखा है ना, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट, बाय।